हेलो बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट और एक नए सफर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री। जिससे सबसे ज्यादा खौफ था आप लोगों को, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी कि सर ये वाली वीडियो आप ले आओ, सर ये वाली वीडियो आप ले आओ। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप जो कि क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का है ना। और अब बोर्ड की तैयारी की जिम्मेदारी ले ली है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसका क्या नाम है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है, इसका थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये चैप्टर आया कैसे। ठीक है, थोड़ा सा एक साल पीछे चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक साल पीछे चलते हैं। हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 में, क्लास 9 हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम लो तो आप सबको याद आता है लुई 16, 1789, ये सारी चीजें याद आती हैं, है ना। तो बस आप ये जानो कि ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन वर्जन है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, आपको मैं उस चैप्टर का भी एक समराइज फॉर्म में दे देता हूं कि उस समय हुआ क्या था। देखो, अगर मैं बताऊं आपको 1789 की बात बताऊं मैं आपको, तो 1789 में क्या हो रहा था, लुई 16 जो था उस समय राजा था। ठीक है, और लुई 16 राजा था तो उसको हटाने के लिए वहां की जनता ने बहुत प्रयास किए। ठीक है, आपको याद होगा कि कितनी सारी कोशिश कोशिश करी थी। बेस्टाइल प्रिजन याद होगा आपको, टिलोरेस पैलेस याद होगा आपको। ठीक है, 14 जुलाई 1789 द फॉल ऑफ बेस्टाइल प्रिजन याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 21 जनवरी 1793, ये सारी डेट्स याद होगी जिसमें क्या हुआ था कि क्वीन मैरी एंटोनिटी, लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। तो ये सारी चीजें जब आपको याद होंगी तो आपको ये चीज समझ आएगी कि उसके बाद कौन आया था, एक बहुत फेमस आदमी, नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत फेमस रूलर, बहुत बड़ा रूलर। ठीक है, किया था, अपना विजय अभियान चालू किया था उसने। क्या किया, सिर्फ विश्व को जीतेगा, विश्व विजेता कहा जाता है उसको। ठीक है ना, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए निकला था कौन, लुइस 16, सॉरी नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा राजा था जिसको हराना बहुत मुश्किल था। तो उसी के टेन्योर में, कॉन्टिन्यूएशन में, ये 10th में चैप्टर ऐड किया गया कि यूरोप में क्या हो रहा है। फ्रांस में तो हम लोगों ने देख ली कि कौन कौन सी क्रांतियां हो रही हैं, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, बट अब यूरोप में क्या क्या हो रहा है, यूरोप में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रही है, यूरोप में क्या क्या विकास है, उसके बाद यूरोप में क्या हुआ। इतनी बड़ी क्रांति होती है। आप देखो, होता क्या है, जब एक घर में प्रॉब्लम आती है या फिर एक घर में जैसे आप सपोज बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों ने कोई चीज मांगी, ठीक है, और उनके पेरेंट्स ने दिला दिया, आईफोन मांगा बच्चों ने दिला दिया उनके पेरेंट्स ने, तो उनके देखा देखी और घरों में भी क्या चलता रहता है, यही चीजें चलती रहती है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, है ना। उसको तो दिला दिया, मुझे नहीं दिला। यहीं पे आप ये मान लो, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और जब क्रांतियां शुरू होंगी तो चीजें आएंगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे यूरोप में। बस उन्हीं चेंजेस को आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटीज भी खोल लो साथ साथ, ताकि साथ साथ नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद बाद बार बार ये वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इस वीडियो को आप रीड आउट मारो, पूरा पढ़ोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये पेंटिंग है ना। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो ये पेंटिंग किसकी पेंटिंग है, ये बात सबको याद होगी। ये जो पेंटिंग है हमारी, ये पेंटिंग है आपकी किसकी, ये है फ्रेडरिक सोरियो ने जो बनाई थी पेंटिंग। किसने बनाई थी, ये फ्रेडरिक सोरियो ने। अब सर ये फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, आएंगे उस पे भी आएंगे, फ्रेडरिक सोरियो कौन थे। ये देखिए, ये है इंसान जो आप देख रहे हैं ना, इनकी पिक आपने पहली बार देखी होगी। ठीक है ना, इनका क्या नाम है, फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी, एक बार चेक कर लेना फिर भी, फ्रेडरिक सॉरी। ठीक है, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। इसमें ये पेंटिंग क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। यहीं से आपको पूरे चैप्टर का एक सार मिल जाएगा, एक समरी मिल जाएगी। कैसे, ये देखिए, आप देख रहे हो ना, एक लाइन लगी हुई है पूरी। ठीक है, ये आप पूरी एक लाइन देख रहे हो, और यहाँ देख रहे हो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के क्या है, फ्लैग्स हैं, दिख रहे हैं सबको यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, फ्रेडरिक सोरियो ने ना इस पहले के समय में ना, अच्छा हिस्ट्री अगर आप पहले पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी बहुत ज्यादा, कि हिस्ट्री को बोला जाता था कि मतलब हिस्ट्री जो है ना, इट इज सेंटर्ड अराउंड द यूरोप। ठीक है, इट इज सेंटर अराउंड द यूरोप, और यूरोप के आसपास आसपास ही हिस्ट्री लिखी भी गई है। ठीक है ना। तो यूरोप को पूरा वर्ल्ड बताया गया है कि यूरोप जो है वो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड ही यूरोप है। तो इसीलिए इन्होंने, जो फ्रेडरिक सॉरी, इन्होंने भी इस पेंटिंग में पूरा वर्ल्ड ही दिखाया है। ठीक है, तो ये है, इस पेंटिंग को आप देख रहे हो, ये देखो जर्मनी का फ्लैग है, ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये बेसिकली फ्रेडरिक सोरियो का एक यूटोपियन विजन है। अब सर यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी विजन।
ऑब्वियस सी बात है ना, एक पेंटर क्या करेगा, अपनी पेंटिंग को एक अपनी इमेजिनेशन में दिखाएगा, तो ये क्या है, ये फ्रेडरिक सोरियो का क्या है, एक यूटोपियन विजन है, एक इमेजिनरी विजन है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे कैसे लाइन लगी हुई है, सब आ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, क्या कर रहे हैं आके, सब आगे आ जाके पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर आप देखोगे ये थोड़ी सी पेंटिंग थोड़ी सी कट ऑफ हो गई है कि ऊपर एंजल्स हैं, है ना। आ जाइए नेक्स्ट में, क्या देखें आप, देखिए नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि नेशन स्टेट की डेफिनेशन एक सिंपल सा जान लो। नेशन स्टेट का सिंपल सी बात है, सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसे एरिया, एक ऐसी कंट्री जहां पे कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजियस, इन चीजों को फॉलो किया जाता होगा, उसको हम लोग कहते हैं नेशन स्टेट। और पता है इस चैप्टर में नेशन स्टेट वर्ड बहुत बार यूज होगा, क्यों? क्योंकि सब यही चीज पाने के लिए तो सारा रिवोल्यूशन हो रहा है। Every country wants to be a nation state. That's why this all revolution is spreading in the Europe side, starting from France, obviously. ठीक है, फ्रांस से स्टार्ट हुआ, पूरे आप देख रहे हो पूरा का पूरा फ्रांस से स्टार्ट होगा, पूरे यूरोप में फैलता हुआ जाएगा, है ना। अब देखो आप, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर आपको दिख रहा हो यहां से, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है, ये यूरोपियन पूरा पोर्शन, ये सारे के सारे इस पूरे रिवॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, नेशन स्टेट क्या लिखा है, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके देश में, आपके पास एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक यूनिटी नहीं होगी, तब तक आप नेशन स्टेट नहीं बना सकते। और इसी नेशन स्टेट को, है ना, इसी नेशन स्टेट को बनाने के लिए क्या हो रहा है, इसी नेशन स्टेट को बनाने के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस होंगे जर्मनी में। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग बनी है अराउंड अराउंड 1848 में। ठीक है, 1848 में, और 1848 में क्या हो रहा है जर्मनी में, याद करो, फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करोगे तो 1848 में जर्मनी में, इस दौरान क्या हो रहा है, जर्मनी में भी प्रॉपर एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया, जर्मनी भी अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, नेशन स्टेट वो भी नहीं है, कलेक्टिव आइडेंटिटी वहां पे नहीं आई है। ठीक है, इसीलिए देखो लाइन पे लगा हुआ है, बट प्रोसीजर चल रहा है। और 1848 का रिवॉल्यूशन अगर किसी को याद होगा, तो 1848 में एक सबसे बड़ा सिनेरियो क्या हुआ था कि नेशन स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको लाया गया था, बट वो फेल हो गया था। ठीक है, तो जब कोई क्रांति होती है बहुत बड़ी, तो कई सारे फेलियर्स और कई सारे एक्सेप्टेंस हमको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये फ्रेडरिक सॉर्यू की फोटो है, ये पिक है, ये इस पूरे पिक पे बहुत ज्यादा मतलब एक प्रॉपर इन्होंने पूरा एक ऐसे दिखाया हुआ है कि यूरोप जो है पूरा वर्ल्ड है ना। हम देखो मतलब आपको यहाँ पे कोई और कंट्री नजर नहीं आएगी, अब इसमें इंडिया में ढूंढने लग जाना, है ना, कि इंडिया कहाँ है सर, इसमें इंडिया का झंडा क्यों नहीं दिख रहा है, इंडिया का झंडा नहीं होगा, यूरोप को ही पूरा वर्ल्ड दिखाएगा, तो यूरोप में तो इंडिया नहीं आता ना। ठीक है, चलो, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, बिल्कुल सही बात है। देखो, नेशन स्टेट क्या एक बार में आने वाली चीजें, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़े स्ट्रगल्स हुए, बहुत लोगों ने इसके पीछे अपनी जानें दी। ठीक है ना, पूरा यूरोप इसमें जला, पूरा यूरोप इस नेशन स्टेट को पाने के लिए तत्पर था, दे वर ईगर टू टू अडॉप्ट द नेशन स्टेट पॉलिसी। दे जस्ट वांट अ कॉमन कल्चर, दे जस्ट वांट अ कॉमन आइडेंटिटी, है ना, उनको पूरा कॉमन एक आइडेंटिटी चाहिए थी, एक कॉमन कल्चर चाहिए था। ठीक है, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, वही मैंने क्या बताया आपको कि ये स्ट्रगल्स के थ्रू आया है। ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल, सबका रोल रहा है इसमें, आम आदमी का रोल, आम आदमी का रोल बहुत कॉमन रहा है, लीडर्स का रोल बहुत कॉमन रहा है। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स का नाम सुनोगे, किसी पे मजिनी, किसी पे गेरिबाल्डी, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, और आप लोग कैसर विलियम फर्स्ट, बहुत सारे लीडर्स का नाम सुनोगे, इमानुअल विक्टर, विक्टर इमानुअल सॉरी। तो बहुत सारे लीडर्स का नाम आप इसमें सुनोगे, और उन सब के रोल से ये सारी चीजें अटेन करी गई है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी इटली के बारे में पढ़ोगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जर्मनी के बारे में पढ़ोगे, और ये सारी बार ये इन सब के बारे में पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूरोप जो आज है वो यूरोप बना। क्या यूरोप आज हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन है, लंदन है, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं वहां पे। ठीक है, और हम लोग वहां पे देखते हैं कि सर ये तो कितना डेवलप्ड है, बट उसके लिए क्या क्या करना पड़ा उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, थीम ऑफ द चैप्टर क्या है, द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी। सिंपल सी बात है, कौन कौन से प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस हुए जिससे एक डाइवर्सिटी जो थी वो एक यूनिटी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, यूरोप में जो डाइवर्स नेचर था वो एक, चलिए स्टार्ट इस चैप्टर को। और सबसे पहले जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो रहा है आपका इस पेंटिंग से, दो जो हम लोगों ने वहां पे देखी। सबसे पहला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन लिखते चले जाना साथ साथ में, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो इस पेंटिंग के रिगार्डिंग बनता है। ठीक है ना, और ये पेंटिंग आती भी एग्जाम में, तो इस चीज को याद रखना। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ये जूम आई थिंक नहीं होगी, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लेते हैं हम लोग। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप,
इस बेहतरीन चैप्टर, थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर, आराम से करेंगे, पेशेंस से करेंगे, ठीक है, और आराम से समझना। इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा, आई थिंक 20 या 22 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, जिसको हम लोगों ने एक सेकेंड, हाँ, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरियो ने। किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी। सॉरियो जो इनका नाम है, ठीक है, फ्रेडरिक सॉरियो ने बनाई थी, 1848 में बनाई थी, है ना। फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कौन सी नेशनैलिटी थी उनकी, तो आप क्या बोलोगे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे, मार्क करो उसको फटाफट। हु इन 1848 प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, इन्होंने बेसिकली 4 प्रिंट्स बनाए थे, 4 अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें से एक जो है ये इनका ड्रीम था, यूटोपियन विजन, याद करो मैंने बताया था, यूटोपियन विजन मतलब इमेजिनरी विजन था उनका, ठीक है, जिसमें वो चाहते थे कि जो संसार है वो डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा बनाया जाना चाहिए, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है, यानी कि पूरा वर्ल्ड मतलब यूरोप, ठीक है, पूरा वर्ल्ड मतलब यूरोप। इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो यूरोप है वो किसका बनना चाहिए? डेमोक्रेटिक्स का, ठीक है, सोशलिस्ट का बनना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए वहां पे, सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म मतलब ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें सब कुछ इक्वली डिवाइड होना चाहिए, बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन एवरीबडी, एवरीथिंग इज इक्वली डिवाइडेड, ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है? फीचर्स ऑफ फेडरिक, अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरिक सॉरियो पेंटिंग्स, तो ये 3 पॉइंट आप लिखना। पहला पॉइंट क्या है? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन आर पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब क्या देख रहे हो आप? ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी लाइन बना के खड़े हैं, यहाँ पर बने हैं ना, है ना, यहाँ पूरी की पूरी लाइन बना के खड़े, यूरोप अमेरिका के लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। होमेज मतलब रिस्पेक्ट, जो होता है ना, वो एक गार्लेंड सा होता है, वो होमेज देते हैं हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पे, है ना। दिस शोज दैट दे वांटेड एंड अप्रिशिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों शब्दों को सुन के कुछ याद आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आइडियोलॉजी आई थी। लिबर्टी मतलब लिबर, फ्री, फ्रीडम। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, है ना, ब्रदरहुड। और इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब बराबर, सब समान है, सब इक्वल है, एवरीबॉडी इज इक्वल है, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी तो यही शो करती है, तो ये लोग उसको होमेज दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो, ये सारे लाइन से लगे हुए हैं, इसका मतलब दे वांट, दे वांट टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल। वो इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक नेशन स्टेट क्रिएट हो, वो चाहते हैं इक्वलिटी आए, वो चाहते हैं लिबर्टी आए, वो चाहते हैं फ्रेटर्निटी आए, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लाइन में लगे कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम, मतलब इन इन स्टेट्स में मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि सारे के सारे जो है एक नेशन स्टेट बन जाए। कौन चाहते हैं? ये स्टेट्स, जो कंट्रीज हैं, जो आप देख रहे हो ये सारे, है ना, ये कंट्रीज जो है ये क्या बन जाए? ये एक ऐसी नेशन स्टेट बन जाए जहां लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक यूटोपियन विजन है, ये एक इमेजिनरी विजन है किसका? फ्रेडरिक सॉलिड। Second, on the foreground of the image lie the shattered symbol of the monarchical regime, signifying the downfall of the monarchical absolutist regime. बिल्कुल सही बात है। आप देखो यहाँ पर कांच से बिखरा हुआ है ना, ये जो देख रहे हो आप, कांच सा बिखरा हुआ है, और ये कांच सा जो बिखरा हुआ आप देख रहे हो, इस कांच में आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ये मैं येलो कलर से, रेड कलर से सॉरी कर देता हूँ, एक मिनट इसको रब कर दूं। ये देखो, ये जो रेड कलर से है ना, तो इस रेड कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस रेड कलर से आप देखो तो यहाँ पे क्या है? ये शैटर्ड विजन है, कांच सा टुकड़ा हुआ है, कांच से टूटा हुआ है एकदम से, इसमें ये देखो, इसमें और क्लियर दिखेगा आपको, है ना। तो ये जो है, इसमें अगर आप देख रहे हो ये कांच सा जो टूटा हुआ है, इसका क्या मतलब? ये मोनार्की के जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के जो वो होते हैं ना, उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो टूटे हुए बिखरे हैं। क्योंकि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक बन जाएगी तो मोनार्की के तो ड्रीम शैटर्ड हो ही जाएंगे ना, ठीक है। तो यानी कि आप देखो तो फ्रेडरिक सॉरी को देखो, इन्होंने कैसे एक यूटोपियन विजन और एक ह्यूमन की तरह एक प्रॉपर अपना सपना सजा दिया कि भैया ये हम चाहते हैं, ठीक है, और यही हमारा फ्यूचर भी होगा, ठीक है। अब आगे देखिए। In this image, people are grouped as distinct nations identified by their flags and national costumes. This depicts the rise of nation states in Europe and America. और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, पीपल ऐसे ग्रुप हो रखे हैं, ठीक है ना, अलग अलग नेशंस में, अलग अलग नेशंस में देखो, ठीक है, यानी कि ये जर्मनी है, इसके आगे ये देखो, फिर ये देखो, ये अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या है? ये लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आजादी। किससे? हम चाहते हैं आजादी मोनार्की से, हम चाहते हैं आजादी एब्सोल्यूटिस्ट से, ठीक है। हम लोग चाहते हैं आजादी किससे? एक ऐसे तंत्र से, एक ऐसे सिस्टम से जो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? बिल्कुल, ठीक है ना। और हम लोग इस इंडिपेंडेंट को लेके रहेंगे, और इसी चक्कर में ये लोग लाइन पे लग गए, ठीक है, जो इनको होमेज देके जा चुके हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अमेरिका वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
नेशन स्टेट क्या होता है? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, नेशन स्टेट रेफर टू अ कंट्री with well defined delineated boundaries related by people with a similar culture, shared identity। मतलब ऐसा एक ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसमें लोग सिमिलर आइडेंटिटी शेयर कर रहे हो, कल्चर अपना शेयर करते हो, ठीक है, एक अपना कल्चर शेयर कर रहे हो, आइडेंटिटी शेयर कर रहे हो, हिस्ट्री शेयर कर रहे हो, एथनिक कैरेक्टर शेयर कर रहे हो। मतलब आप ये मान लो एक नेशन स्टेट, एक इमेजिनरी नेशन स्टेट जो है फ्रेडरिक सॉरी ने बनाया, और नेशन स्टेट भी यही होता है, ठीक है, क्या जिसमें सब लोग एक सिमिलर चीजों को फॉलो करना चाहते हो, एवरीबडी वांट्स टू बी अ कल्चरली सेम, एवरीबडी वांट्स टू बी एथनिकली सेम, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो, इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स और चॉइस। नेशन स्टेट में खुद की सरकार होनी चाहिए जो हम चाहते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। द पीपल ऑफ इन नेशन स्टेट्स आर सपोज टू हैव यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कोऑपरेशन। अभी बताया मैंने आपको कि जो नेशन स्टेट्स के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, यूनिटी चाह रहे हैं। दे ऑल्सो वांट स्ट्रेंथ एंड कोऑपरेशन एज वेल, कि सब जो है साथ में रहे, सब कोऑपरेटिव तरीके से रहे, ठीक है। समझ आया इस पेंटिंग को? इससे 3 क्वेश्चन बन गए, पहला फ्रेंच आर्टिस्ट, सेकंड वाला ये, और थर्ड जो है व्हाट इज अ नेशन स्टेट। इसको साथ साथ मार्क करते चलना, साथ साथ पढ़ते चलना, साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं वापस से 9th में, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। The French Revolution is regarded as one of the most important events in history. It not only gave a huge setback to monarchy, but also gave to first clear expression to the ideas of nationalism. सिंपल सी बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? अगर आप देखोगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो क्या था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सीधा सीधा सा मतलब था देशभक्ति, नेशनलिज्म को एक सबसे पहला क्लियर इंप्रेशन कहां से मिला? फ्रांस से ही तो मिला, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया देखो, जब हम लोग यूरोप को देखते हैं, तो यूरोप में हमारा सबसे पहले जाता है 1789 का रेवोल्यूशन सर। 1789 के रेवोल्यूशन में सर हम लोगों ने क्या देखा था? क्या देखा था? हम लोगों ने फ्रांस में क्रांति देखी थी। फ्रांस में क्रांति जब होने लगी तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? धीरे धीरे उससे यूरोप में फैलने लगी, है ना। धीरे धीरे हमने नेपोलियन बोनापार्टे को देखा, ठीक है। तो सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ का था हमारे देशभक्ति का? हमारा कहाँ से? और आपको बताऊं मैं, इंडिया में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो हम लोगों ने कई सारी चीजें जो हमने अपने रेवोल्यूशंस करा नेशनलिज्म में, आप देखोगे जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे तो कई सारे प्रिंसिपल्स हमारे पास कहाँ से आए? इसी फ्रांस रेवोल्यूशन से आए। कई सारी चीजें सीखी गई, हमारे कई सारे नेता जो थे वो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे, इनसे आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन से, रशिया रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? सोवर्निटी से, ठीक है, फ्रेंच सिटीजन्स के पास पावर चली गई थी। सोवर्निटी मतलब, सोवर्निटी का क्या मतलब होता है बताओ? सोवर्निटी का मतलब होता है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो, ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन। सोवर्निटी का मतलब होता है सोवरेन कंट्री, जैसे आपने सुना होगा एक शब्द होता है सोवरेन कंट्री। सोवरेन कंट्री का क्या मतलब होता है? सोवरेन कंट्री का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप जब किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दैट नो अदर कंट्री इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ वन सिंगल कंट्री, तो उसको हम कहते हैं सोवरेन। तो देखो, सोवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन, हमने क्या किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में? क्या हुआ कि हमने पूरी की पूरा जो पावर था, पूरा पूरा जो ट्रांसफर था वो किससे हो गया? पूरे की पूरी जो पावर का जो ट्रांसफर हुआ वो किससे हुआ? मोनार्की से। किसमें हुआ? मोनार्की से आपका फ्रेंच के लोगों के पास, यानी कि फ्रांस के लोगों के पास हुआ, ठीक है। तो यही तो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। 1793 में क्या हुआ? फ्रेंच को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सिटीजंस वर अवॉर्डेड विद द राइट्स ऑफ ऑल। लोगों के पास अधिकार आ गए, लोगों के पास राइट ऑफ लिबर्टी आ गया, लोगों के पास राइट ऑफ इक्वलिटी आ गया, ठीक है ना। अब यहां से आप देख रहे हो कि कहानी बन रही है। क्या कहानी बन रही है? सबसे बड़ी कहानी, कि कैसे लोग अभी पूरा यूरोप बैठ के अच्छा देख रहा है, ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है इस दौरान। 1789 के बाद जो ये जो पूरा सिनेरियो चलता जा रहा है, 17 आपका 90, 91, 92, 93, जो जितने भी चल रहे हैं, इसमें यूरोप बैठ के देख रहा है, लेकिन सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि यार कैसे चल रही है चीजें। एक इतने से नेशन के लोगों ने पूरा उसको हिला रखा है, पूरे एब्सोल्यूटिस्ट पूरी मोनार्की को हिला रखा है, जगह जगह के राजा परेशान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The French revolutionaries introduced various measures and practices to create a sense of collective identity among the French people. अब देखो क्या होता है ना बेटा, जब कहीं भी क्रांति करने की बारी आती है ना, जब कहीं भी आप रेवोल्यूशंस करते हो, then the foremost thing, that the first thing that you do is to create a unity, is to create a collective identity among the people, ठीक है ना। आप सबसे पहले कहते हो कि यार इनमें देशभक्ति आनी चाहिए, इनमें यूनिटी आनी चाहिए, और अगर इनमें देशभक्ति नहीं है तो क्या होगा? अगर इनमें देशभक्ति नहीं है तो आप कभी भी किसी क्रांति को सफल नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इवन अ सिंगल रेवोल्यूशन, है ना। अगर आप किसी भी क्रांति को सक्सेस करना चाहते हो, देन यू हैव टू बी यूनाइटेड,
ठीक है, भारत में भी यही हुआ, भारत में भी कल्चरल रोमांटिसिज्म पढ़ा होगा आप लोगों ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। ठीक है, कि कैसे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, कैसे हमें गाना, तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ। सबको फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने सबसे पहले क्या कहा कि सबको एक होना पड़ेगा, है ना। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, देखो दो आइडियाज आए थे बहुत इंपॉर्टेंट, ला पात्रे और ला सितोयन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज इंट्रोड्यूस उस तरह में हुए कि फादरलैंड का आइडिया जो इंट्रोड्यूस हुआ, द सिटीजन की, कि सब कुछ, एवरीबॉडी बिलोंग्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सिटीजन है, कि कोई भी इसमें जो चीज है वो आपके किंग को बिलोंग नहीं करती। ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट आया था। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है नेक्स्ट में, द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। और स्टेट जनरल याद है, स्टेट जनरल क्या था, स्टेट जनरल सर, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट पीजेंट्स बिजनेसमैन। ठीक है, प्रॉब्लम ही तो यहीं से शुरू हुई थी। फर्स्ट स्टेट याद आ गया होगा अभी तक, फर्स्ट स्टेट ने टैक्सेस जो थे वो पे नहीं करते थे, सेकंड भी पे नहीं करते थे, सारा टैक्स का बर्डन थर्ड पे आता था, इन्होंने फिर नेशनल असेंबली बनाई, तो इसीलिए बोला गया स्टेट जनरल का क्या नाम रख दिया गया था, नेशनल असेंबली। और उसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर रहा था, एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करते थे। याद आया एक्टिव सिटीजन कौन थे, एक्टिव सिटीजन याद करो, 25 साल से ऊपर जो टैक्स भरते थे। ठीक है ना, तो एक्टिव सिटीजन। द न्यू फ्रेंच फ्लैग, उस दौरान क्या था, नया जो फ्रेंच फ्लैग था, उसने पहले का जो फ्रेंच फ्लैग था जिसको रॉयल स्टैंडर्ड कहते थे उसको रिप्लेस किया, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया। ठीक है, फिर नेशन जो है अब सुप्रीम बन चुका था। अब देखो वही मैंने आपको बताया, यूनिटी होना बहुत जरूरी है, यूनिटी जब होगी तो आपके लिए नेशन सुप्रीम होगा। ठीक है, hymns were composed, oaths were taken on the name of the nation, it was regarded as the fatherland। ठीक है, और ऐसा माना गया कि जो लैंड है ये फादर लैंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारी जमीन है, क्यों, क्योंकि ये हमारी जमीन है। ठीक है, ओथ लेनी शुरू हो गई। ठीक है, हम लोग शपथ लेते थे, हम लोग ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, नेशन के नेम पे ओथ ली जाती थी। अच्छा, तो पहले किसके, पहले किंग के नेम पे ओथ ली जाती थी। ठीक है ना, या फिर जो लॉर्ड होते थे, जो मोनार्की होती थी, उनके नेम पे ओथ ली जाती थी, लेकिन अब देश के नाम पे ओथ ली जाती है। ठीक है, फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या किया गया, सेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट किया गया। यूनिफॉर्म लॉज मतलब सबके लिए इक्वल कानून, सबके लिए इक्वल कानून, अभी हम पढ़ेंगे इसमें भी। ठीक है ना, इक्वल कानून से क्या मतलब है, सबके लिए लॉज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये बात करी गई। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लाए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट क्या होता है, आगे लाइन में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट क्या होता है। पहले जैसे आप देखोगे कि पहले के समय में, आज के समय में हमारे में क्या होता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह ही 1 kg में 1000 ग्राम है, पूरे इंडिया में ही यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं और है, यूपी में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, झारखंड में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। तो 1 kg में 1000 ग्राम है, इसीलिए जो है ट्रेडर्स को बहुत इजीली ट्रेड करना आसान हो जाता है। ठीक है, बट उस दौरान क्या होता था ना, अलग अलग होता था, कहीं 1 kg में 1000 ग्राम, तो कहीं 1 kg में 800 ग्राम हो गया, 800 ग्राम हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, 1 kg वगैरह नहीं होता था, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, कहीं 1 kg में 700 ग्राम हो गया। आप खुद सोचो, जब यूनिट अलग अलग होगी तो क्या होगा, जब यूनिट अलग अलग होंगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसमें आएगी, ट्रेड में आएगी। पैसा इसका दिया गया, पैसा इसका मांगा गया, पैसा इसका अलॉट हो रहा है, क्योंकि ये सेम ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, अब देखो, द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल रिसाइडिंग, अच्छा मैंने पहला वाला पॉइंट छोड़ दिया। A uniform system of weights and measures were adopted and internal custom duties and dues were abolished। internal custom duties कौन सी होती हैं, देखो सपोज ये है आपका फ्रांस, ठीक है ना, ये और आपका पूरा यूरोप की कंट्रीज हैं जितने आप देख रहे हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह, पोलैंड वगैरह। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब क्या होता था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी। अब एग्जांपल लेना, चलो भारत से समझाते हैं, इंडिया से समझाते हैं। इंडिया में सपोज आपको एक ट्रेडर है, ठीक है, उस ट्रेडर को क्या करना है कि दिल्ली से, चलो दिल्ली से ले देते हैं, एक सेकेंड, दिल्ली से यूपी पहुंचाना है कुछ। ठीक है, दिल्ली से यूपी पहुंचाना है, तो आप अगर देखते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जब आप देश से बाहर भेजते हो तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन क्या दिल्ली से यूपी पहुंचाने में किसी माल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगती। ठीक है, तो हमारे लिए पूरी इंडिया में हम लोग ट्रैवल जो करते हैं, जो आपका जो बिजनेस होता है, या आप जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी माल जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेज रहे हो, उस पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, बट यहाँ पर लगती थी। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश किया गया। इससे क्या हुआ, ट्रेडर्स के लिए एक बिल्कुल एक कहते हैं ना बहुत अच्छा रास्ता खुल गया कि वो अच्छे से ट्रेड कर सकते थे, वरना उनका पूरा मार्जिन इसी में चला जाता था। ठीक है ना, इस इंटरनल कस्टम ड्यूटीज में अगर आप देखोगे तो उनका पूरा मार्जिन इसी में चला जाता था। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन फ्रांस। और एक भाषा को कॉमन बनाया गया, यानी कि फ्रांस फ्रेंच की जो लैंग्वेज थी उसको कॉमन बनाया गया। तो अब आप देख रहे हो कैसे एक स्टेट जो है कितनी प्लानिंग के साथ एक नेशन स्टेट बनाया गया। आई होप अब आपको ये लाइन समझ आ गई होगी।
ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट देयर नेक्स्ट मोटिव इज टू हेल्प। जब यहाँ पे क्रांति हुई, मैंने बताया ना आईफोन वाला एग्जांपल, कि एक बच्चे के आईफोन आ गया ना, अगर उसके पापा ने दिला दिया तो वो दूसरे बच्चे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, चलता रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने impact डालना शुरू किया। कहां पे इंपैक्ट डालना शुरू किया इन्होंने? अदर यूरोप पे। और तभी शुरू होगा यूरोप, बहुत बड़ी क्रांति का आगमन हो रहा है। फ्रांस से इसकी शुरुआत होगी और आगे ये बढ़ेगा। ठीक है, और इन्होंने जो है ना, देखो, अब ये आपको मेरे हिसाब से यहां तक तो समझ आ गया आपको, यहां तक तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, और इसी बात पे एक लाइक भी कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ना मिडिल क्लास को बहुत इंपैक्ट कर दिया। अब आप कहोगे सर मिडिल क्लास मतलब बिजनेसमैन। अच्छा, क्या ये कुछ नई बात है क्या? ऐसा तो नहीं है, कुछ नया नहीं है। देखो, जहां जहां क्रांति हुई है, जहां जहां कोई रेवोल्यूशन हुआ है, वहां मिडिल क्लास ने ही उस रेवोल्यूशन को किया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में ही मिडिल क्लास फंसता है। आप खुद सोचो, ना कोई अमीर जो होगा उसको ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है, बिकॉज दे आर लिविंग देयर लाइफ इन अ बेटर वे। ठीक है, और ना कोई गरीब है, उसको भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो बेचारा अपने कामों में लगा हुआ कह रहा है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कोई क्रांति करूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? मिडिल क्लास को होती है। तो कहीं भी भारत ले लो, फ्रांस ले लो, रशिया ले लो, अमेरिका ले लो, साउथ अफ्रीका ले लो, इन जगहों पे बड़े बड़े रिवोल्यूशन हुए। ठीक है, और इन जगहों पे बड़े बड़े रिवोल्यूशन करने वाले कौन थे? कौन थे? मिडिल क्लास। तो यहां पे भी मिडिल क्लास ही होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन impacted the middle class, including professionals and students in several countries such as Switzerland, Holland, Italy, Belgium. They also wanted to थ्रो ऑफ द मोनार्कीज इन देयर कंट्री। अब आ गई धीरे धीरे क्रांतियां, सीखा गया फ्रांस से, करी गई जगह जगह। कहाँ कहाँ? स्विट्जरलैंड, होलैंड, इटली और बेल्जियम और जगहों पे हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ की जो मिडिल क्लास है वो भी उनको जोश आया कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? होता है ना कि जब इसने करा है तो मैं भी करूंगा। ठीक है, और उसकी वजह से दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थ्रो ऑफ द मोनार्कीज इन देयर कंट्रीज एंड बिकम नेशन। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, नेपोलियन आता है। ठीक है, नेपोलियन आता है। नेपोलियन, अच्छा, एक बहुत मौका परस्त आदमी, मौका परस्त राजा था, मौका परस्त डिक्टेटर बोल सकते हो आप इसको। वो ना, देखो, वो ये सारी चीजें बहुत शांति से देखता था। पहले वो विजिबल, वो बिल्कुल नहीं है ना, और बहुत खतरनाक किंग, मतलब आप लिटरली आप मानोगे नहीं, बहुत खतरनाक राजा था। इसने पूरे यूरोप को पूरा कब्जे में कर लिया था अपना। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पसार लिए थे इसने। ठीक है, ये और भी चीजें चाहता था, लाइक ही ऑल्सो वांट्स टू कम टू इंडिया, बट ब्रिटेन के हम लोग उसके कंट्रोल में थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो उस दौरान तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई चुकी थी। ठीक है, बट फाइनली क्या हुआ था आपने पता ही है, बैटल ऑफ वाटरलू हुई और उसमें ब्रिटेन से ही हार गया ये ब्रिटेन। मतलब चार कंट्रीज थी, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। तो बहुत बड़ा राजा, बहुत ताकतवर राजा, बहुत पावरफुल राजा नेपोलियन बोनापार्टे रहा है। इनने बहुत क्रुएलिटी भी करी है। ठीक है ना, और इतने बड़े देश को जीतने के लिए क्रुएलिटी तो करनी ही पड़ेगी, तभी ये कर पाए। ठीक है ना, तभी इन्होंने इसको एक मतलब तरीके से एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्रुएलिटी करके सबको मारा, जो इनके खिलाफ बोलता था उनको मार देते थे। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, ये चाइल्ड बोले जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अच्छा, ठीक है ना, कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो नेपोलियन बोनापार्टे जो है, इसके चाइल्ड क्यों बोले जाते हैं? इस टॉपिक को ना, इस लाइन को, आप इस टॉपिक को समझने के बाद बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी मैं इसको नहीं समझा रहा हूं। देखो, द राइज ऑफ नेपोलियन मार्क द राइज ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। हाउएवर, Napoleon implemented some revolutionary ideas and principles in France. He did this by taking the following steps. देखो, नेपोलियन बोनापार्टे जो था, ये ना ऐसा राजा नहीं था कि आते ही सबको परेशान करना, मारना पीटना शुरू कर, नहीं। धीरे धीरे, वो सुना है ना वो जो एक डायलॉग होता है कि गुड़ दिखा के, पहले गुड़ दिखाया और फिर उसके बाद मारा ईंटा, है ना? ये सुना यूपी में हमारे कहावतों की ये वाली, कि गुड़ दिखा के ईंटा मारना, यही नेपोलियन बोनापार्टे की खास बात थी। इसने क्या किया कि पहले जब आता था तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लोगों को, पूरी जनता को एकदम अपने वश में कर लेता था, अपने कंट्रोल में, बाय अडॉप्टिंग सम मेजर्स। अभी पढ़ेंगे हम सिविल कोड, इसका 1804 का नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, है ना? उसमें बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स लाता था, लोग खुश हो जाते थे कि और इतना अच्छा राजा आया है। बेचारे भुगत रहे हैं, क्या करें? तो उनको तो सब कुछ ही अच्छा लगे, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा करते। तो इसको ये बात पता थी नेपोलियन बोनापार्टे को। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्टे जब आता था तो बहुत अच्छी चीजें करता था, लोग खुश हो जाते थे, और इसको अपने सर पे एकदम कि हाँ भैया यही राजा है हमारे। और उसके बाद ये अपने असली रंग दिखाता था। ठीक है, तो उसी चीज को आप जानो क्या लिखा है। इसने ना सबसे पहले क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1804 का इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल कोड ऑफ 1804।
ठीक है, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं इसमें। इसको क्या था, दिस कोड इंस्टीट्यूटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। इसने क्या किया कि सब समान है लॉ के आगे, लॉ के कानून के आगे एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है, और इसने क्या बोला, राइट टू प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश किया, और जितने भी प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ इसने सब अबॉलिश कर दिए। तो सबसे पहला काम क्या किया, देखो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहला काम इन्होंने किया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी लाए, कानून के आगे सब बराबर। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया, पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास वर अबॉलिश्ड, यानी कि कोई भी अमीर नहीं है। ठीक है, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या किया, ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ बर्थ, मतलब वही मतलब क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी इसका थर्ड पॉइंट था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी और आपके प्रॉपर्टी के बाद अगर आपकी डेथ हो गई या किसी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किंग के पास चली जाएगी। पहले यही होता था फ्रांस में। इन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी ले आए, यानी कि सबके पास अपनी संपत्ति का अधिकार है, एवरीबडी हैज द राइट टू कीप देयर प्रॉपर्टी। देयर इज नथिंग लाइक कि आपका कोई अगर मालिक प्रॉपर्टी का डेथ हो गई तो वो राजा के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास को अबॉलिश किया गया। दिस कोड वाज आल्सो प्रोमलगेटेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप व्हिच वर कंट्रोल्ड बाय फ्रांस। और इसने क्या किया, ये जो कोड था, देखो तीन अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और तीनों अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, तो तीनों अच्छे अच्छे पॉइंट्स को ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। कहां पर, फ्रांस के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक एंड इटली ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ended the feudal system and liberated the peasants from serfdom। देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, सब कुछ देख के कितना अच्छा अच्छा लग रहा है कि सर इतना अच्छा काम करे इसने, इतने अच्छे अच्छे काम करे, फिर भी क्यों ये बुरा था, है ना। आएंगे अभी, ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करने वाला बुरा नहीं होता। अच्छे काम इसने कुछ समय तक ही करे, कुछ सीमित तक ही करे, ताकि लोगों को एक इन्फ्लुएंस कर पाए, एक बता पाए कि हाँ आप मेरे को अपने ऊपर रूल करने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, और हुआ भी यही। आ जाओ देखते हैं। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक, इटली, है ना, डच रिपब्लिक, इटली, और उसमें आप क्या देख रहे हो, ही सिंप्लीफाइड दैट, इसने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वहां की बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, समझ ही नहीं आता था कौन सा काम कौन कर रहा है, राजा बहुत कंफ्यूज थे, तो इसने सबको एंड कर दिया। जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी थी, उनको बहुत ज्यादा इसने सॉल्व करा। ठीक है, बहुत आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। फिर अगर आप देखोगे तो इसने और क्या क्या काम किया है। ठीक है, कहां पर थे हम लोग, हाँ, द फ्यूड एंडेड द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम का हिंदी में मतलब होता है सामंतवाद। फ्यूडल सिस्टम का हिंदी में मतलब क्या होता है, सामंतवाद, यानी कि लॉर्ड्स, फ्यूड जो होते हैं, फ्यूड्स का बेसिकली मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो ना अपने जमीनों पे जो काम करवाते थे वो स्लेव्स के थ्रू करवाते थे, और उनको एक्सप्लॉइटेशन भी करते थे, उनका कभी पैसा नहीं देना, कभी कुछ करना, तो उसको भी इसने बहुत ज्यादा अबॉलिश किया। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब देखो पूरा तो नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ काफी हद तक इसने अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, एंड लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। सर्वडम मतलब क्या होता है, सर्वडम का मतलब क्या होता है, सर्वडम का मतलब होता है स्लेवरी, याद रखना, सर्वडम का मतलब क्या होता है, स्लेवरी। और इसने क्या किया, पीजेंट्स को लिबरेट कर दिया, और सर्वडम से मतलब कि हाँ भाई जो किसान है वो गुलामी से आजाद हो जाएंगे, तो अच्छे काम करें। In towns, restrictions imposed on goods were removed and transport and communication system were improved। सबसे बड़ी बात क्या करा इसने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, कम्युनिकेशन सिस्टम जो था उसको इंप्रूव करा, बहुत बेहतरीन कर दिया था इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और जो ट्रेड गिल्ड्स थे, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था ना, आप वो फ्री ट्रेड कर सकते थे, कोई इश्यूज नहीं थे उसमें भी। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज। अब देखो क्या हुआ, ट्रेडर्स को भी ये लगने लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत अच्छा राजा है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन राजा है, और ट्रेडर्स बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि इसने जो हमारे लिए काम करा है वो शायद कोई ना कर पाता, तो ट्रेडर्स तो इससे फुल ऑन इम्प्रेस थे। ठीक है, पावर ऑफ पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज इनिशियली वेलकम द फ्रेंच आर्मीज। मैंने बताया इसको, पता है क्या कहा जाता था, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। क्या कहा जाता था इसको, इसको ये लोग कहते थे हार्बिंगर्स, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि मतलब ऐसा आदमी जो हमारे लिए आजाद को लाया है। ठीक है, लोग बहुत इंप्रेस हुए इससे। किन कहते हैं ना कभी तो रंग बदलेगा, और वही रंग बदला भी, किसका, नेपोलियन बोनापार्टे का। इसने क्या किया, ही बिगेन टू अपोज देम बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैक्सेशन एंड, इसने धीरे धीरे क्या करना शुरू करा। अब देखो, टैक्सेशन को इंक्रीज करने का एक रीजन था, जब आप अपनी आर्मी को बड़ा करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर आर्मी,
इफ यू वांना इफ यू वांना डू समथिंग लाइक यू वांना कॉन्कर द वर्ल्ड, तो उससे उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पैसा चाहिए होगा। सेना है, सेना को रखना है, और सेना को रखने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही होगा। ठीक है? तो जब पैसा चाहिए होगा, तो आपको कॉन्कर करना पड़ेगा, है ना? और पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा कहाँ से लाओगे? खुद खुद तो बनाओगे नहीं, टैक्सेशन बढ़ाओगे, और धीरे-धीरे आपके असली रंग सामने आने लगेंगे। और जब धीरे-धीरे सामने आने लगेंगे, तो क्या होगा? लोगों को समझ आने लगेगा कि नेपोलियन बोनापार्टे जो है, वो वैसा सच में नहीं है। ठीक है? नेपोलियन बोनापार्टे जो है, वो वैसा सच में नहीं है। नेपोलियन बोनापार्टे जो है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, और आगे जाके इसने प्रॉब्लम करी भी, है ना? इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बस 3 काम करने हैं आपको, नोट्स बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है? जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, सेकंड चीज़ उसको लिखते रहना है। ठीक है? और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक करना। ये ज़रूर करना, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ लाइक करते रहिए। ठीक है? नोट्स मैं नीचे पिन कमेंट में डाल रहा हूँ आपके लिए, उसको आप लोग करते रहिएगा। ठीक है? बाकी पार्ट सेकंड आप लोग कल आपको मिल जाएगा अपलोडेड। ठीक है? ठीक है? थैंक यू।